और जो भी प्रश्न कराया जाएगा उसको डिटेल्स में कवर अप किया जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सब कुछ देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर ऑक्साइड, बी है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, सी है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, और डी है सिल्वर क्लोराइड। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य के प्रकाश में हम श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो वह धूसर रंग का हो जाता है। यह धूसर रंग का होने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। जब हम यहाँ पर देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में इसको रखते हैं तो यह टूट जाता है, यानी सिल्वर और यहाँ पर क्लोरीन में ये विभक्त हो जाता है। ये यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये दो तत्वों में विभक्त हो जाता है, यही कारण है कि ये धूसर रंग का हो जाता है। इसलिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट दिए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल, ध्यान से देखिएगा, कितने जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर H2O है जो कि लिक्विड है, L से लिक्विड होता है, और CO2 यानी यहाँ पर G से गैस होता है। यानी जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और यहाँ पर जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको संतुलित आप कीजिएगा, यानी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जब इसको संतुलित कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, तो कार्बन की संख्या 6 है, और यहाँ पर CO2 है तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी कार्बन की संख्या 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए इसको काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये 12 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गया। फिर यहाँ पर 12 12 12 24, यानी यहाँ पर अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि कितना जल और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना हो गया है 6, और यहाँ पर जल की संख्या कितना हो गया है 12, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल भाग लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर किस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है, और अवास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। यानी वास्तविक और 12 और वास्तविक और छोटा, केवल हम वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये A और B दोनों हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 नंबर जो पॉइंट है ये सही हो जाएगा। A और B दोनों है जो कि हम पर्दे पर उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड बात जान लेते हैं। देखिए केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है और अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एड्स का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एड्स के बारे में, तो इसका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और
ये सर्वप्रथम कहाँ पर देखा गया? तो 1981 में एड्स का पता सबसे पहले अमेरिका में चला था। भारत में कब चला था? तो 1986 में भारत में एड्स का पहला मामला चेन्नई में देखने को मिला था। ये किस वायरस के द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग के निपतन को रोकता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर पसली, मेरुदंड, श्वास नली और उपास्थि बल है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग में निपतन को रोकता है? तो उपास्थि बलय जो होता है वो निपतन को रोकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम को गणितीय रूप निरूपण करता है? यहाँ पर कौन सा ओम का नियम सही है? जल्दी से बताइए। तो ओम के नियम में क्या होता है? V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? तो IR होता है। तो यहाँ पर V आता है जो कि वोल्ट होता है, I है जो कि विद्युत धारा है और R है जो कि प्रतिरोध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट है और NCERT बुक से ये प्रश्न है जो कि लिया गया है। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देते हैं? आप देखते होंगे सुबह के टाइम में देखते होंगे कि आपके खिड़की से जब किरण गुजरता है तो वहां पर देखते होंगे धूलकण है जो कि उसमें तेजी से घूमते हुए आपको नजर आता होगा। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण सबका उदाहरण के से समझते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जब देखते होंगे हम बाल्टी में एक सिक्का डालते हैं तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, या बाल्टी में जब हम किसी छड़ी को डालते हैं तो छड़ी है जो कि टेढ़ा दिखाई देता है। ये तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा घटना था। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही जो हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। या आप इंद्रधनुष को देखते होंगे, ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही ऐसा परिघटना है जो कि हमें दिखाई देती है। प्रकाश के परिकिरणन क्या होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, या सूर्य हमको सुबह या शाम में लाल दिखाई देता है, बादल हमको श्वेत दिखाई देता है, पानी हमको नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही ऐसा होता है। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन आप समतल दर्पण पर जब श्वेत पर आप कोई भी प्रकाश छोड़ते हैं तो यहाँ से ये अब विक्षेपित हो जाता है, इसी के प्रकाश के परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर समझ लेते हैं प्रकाश के परिकिरण। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश के परिकिरण के कारण ऐसा होता है। देखिए प्रकाश के परिकिरण के कारण कौन कौन से घटना होता है? देखिए डिंटल जो प्रभाव होता है इसको ही हम डिंटल प्रभाव कहते हैं। ये प्रकाश के ये डिंटल प्रभाव, देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना यह भी प्रकाश के परिकिरण कारण होता है। बादलों का सफेद दिखना यह भी परिकिरण के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रक्ताप प्रतीत यानी लाल दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होते हैं। गहरे समुद्र में पानी नीला दिखाई देना यह भी प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तथ्य है। देखिए परिकिरण, प्रकाश का रंग परिकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। यानी जो प्रकाश का परिकिरण होता है और उसका जो कलर दिखाई देता है हमको, उससे कण के साइज पर डिपेंड करता है। अगर छोटा कण से परिकिरण होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, यदि अत्यंत सूक्ष्म कण से अगर प्रकाश का परिकिरण होगा तो उस टाइम नीले का परिकिरण सबसे अधिक होगा, जिसके कारण नीला दिखाई देता है। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए वायुमंडल में छोटे छोटे कण, अत्यंत सूक्ष्म कण है जो कि तेजी से घूमते रहता है, और वहां से जब श्वेत प्रकाश आता है तो वहां पर सबसे अधिक है जो कि नीला रंग को परिकिरण होता है। इसी कारण से आकाश का रंग है जो कि नीला दिखाई देता है। जबकि बड़े साइज के कण का अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण परिकिरणित होता है। अगर बड़े
जो साइज के कण होता है अगर उससे अगर प्रकीर्णित होता है प्रकाश, तो वहां पर जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। यही कारण है कि सूर्य का जो रंग होता है वह लाल दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर 12 कण से वह प्रकीर्णन होता है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी और नीला का तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। 8-9 प्रश्न है आपके सामने कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है पाइरुवेट के CO2 में रूपांतरण के समय, ग्लूकोज के पाइरुवेट में रूपांतरण के समय, पाइरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण के समय, पाइरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण के समय। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए पाइरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण के समय है जो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए 9 प्रश्न है आपके सामने कि बल्ब के जो फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। जल्दी से बताइए जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसको क्यों पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोधकता, उच्च वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको हम पतला और लंबा बनाते हैं उच्च प्रतिरोध के कारण, उच्च प्रतिरोध होने के कारण उसको बनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है और जिसका गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है उसका गलनांक। यदि तार की लंबाई हम अधिक कर दें और उसका मोटाई अगर हम कम कर दें तो तार का जो प्रतिरोध होता है वह ऊंच हो जाता है। आपको मालूम होगा अगर हम लंबाई उसका लंबा कर दें, लंबाई बढ़ा दें और उसका मोटाई भी पतला कर दें तो उस टाइम उसका प्रतिरोध है जो कि ऊंच हो जाता है। अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दे तो प्रतिरोध है जो कि घट जाता है। यदि तार का प्रतिरोध ऊंच हो तब यह ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन अधिक करता है और रासायनिक दृष्टि से विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन कौन से गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए 10 प्रश्न है आपके सामने। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 10 प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम था उसमें जो पहला तत्व कौन सा था और अंतिम तत्व कौन सा था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम अपना दिए थे उसमें टोटल तत्वों की संख्या था वो 56 था। उस 56 तत्वों में पहला जो तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। इस प्रकार पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम थोरियम। थोड़ा सा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से पहले एक डोबनेरर थे, वो अपना त्रिक नियम दिए थे। तो ये भी याद रखिए था डोबनेरर का त्रिक नियम, ये भी पूछ लिया जाता है। तो डोबराइनर के यहाँ के प्रयासों से दूसरे रसायनों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमान के संबंध में स्थापित करने का प्रोत्साहित किया। देखिए सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उसमें सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम इसे समाप्त हुआ। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिला। तो इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम दिए थे उसमें कितने टोटल तत्व था, तो 56 था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर। शैवाल प्रोटोजोआ, शैवाल लाइकेन, जीवाणु और कवक प्रोटोजोआ लाइकेन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जीवाणु और कवक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख कर। ये देखिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है क्योंकि यह उन स्थानों पर नहीं उगते हैं जहाँ पर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है।
यानी देखिए लाइकेन कहाँ पर नहीं उगता है, तो जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन है जो कि नहीं उगता है। यह जो कि वायु प्रदूषक का एक सूचक होता है। देखिए जीवाणु और कवक बड़े जो सड़े गले और मृत पदार्थों का अपघटन कर उसे नष्ट करते हैं, अतः इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। जीवाणु और कवक जो होते हैं वो सड़े गले और मृत पदार्थों को अपघटन कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, उसको विघटन कर देते हैं, इसलिए इसको सफाई कर्मी कहा जाता है प्रकृति का। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला एक जीव है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको देख लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। एक जिप्सम है, जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो एक एक्स यौगिक तैयार होता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। इस एक्स का नाम क्या है, इस यौगिक का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और देखिए जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 .12H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा टूटी फूटी जो हड्डी होती है उसको एक जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है और जल जैसे ही इसमें मिलता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब भी हम जल मिलाते हैं तो यह फिर कठोर हो जाता है और जिप्सम का रूप धारण कर लेता है। देखिए ये जो फार्मूला है यहाँ पर दिया गया है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इसमें जब हम जल मिलाते हैं तो फिर यह जिप्सम का निर्माण कर देता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O याद रखिएगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा, CaSO4.12H2O। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जब भी जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो वहाँ से वह पानी है जो कि त्याग देता है, जिसके कारण ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि जब परमाणु क्रमांक डैश को नाभिकीय आवेश डैश तक तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम है जो कि फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश। यानी एक आवर्त सारणी से संबंधित यह प्रश्न है। देखिए जब परमाणु क्रमांक को हम बढ़ाते हैं तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल भी बढ़ता है, जिसके कारण से इसका परमाणु त्रिज्या है जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आवर्त सारणी है, इसके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना का होता है। यानी जब दो समजातीय श्रेणी का जब यौगिक रहता है तो उसके बीच का द्रव्यमान का अंतर आपको बताना है। तो देखिए उसके द्रव्यमान, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके द्रव्यमान का जो अंतर होता है वह 14 का हो जाता है, क्योंकि उसका अंतर जो रहता है वो CH2 का अंतर रहता है। CH2 यानी कार्बन का यहाँ पर 12 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14। यही 14 का डिफरेंस रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। यौगिक के ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच के आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है और ये अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। इसको हम समझ लिए हैं पहले ही। किसी भी समजातीय श्रेणी में अणु द्रव्यमान बढ़ने पर यौगिक का क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेथनॉल का सूत्र है और ये इथेनॉल का, ये प्रोपेनॉल का सूत्र है। इसमें सभी में अगर अंतर देखिएगा तो CH2 का अंतर आता है। एक एक
कार्बन बढ़ेगा और हाइड्रोजन की संख्या 2-2 बढ़ते जाएगा। जैसे पहले में देखिए 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन यानी 1 बढ़ गया है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें 5 है यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ गया है। तो इस प्रकार 14 का डिफरेंस रहता है द्रव्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट है कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। फ्यूज बनाने हैं तो चयनित पदार्थ गलनांक उच्च होता है। नहीं, जो फ्यूज बनाया जाता है उसमें जो तार का प्रयोग किया जाता है उसका गलनांक उच्च नहीं बल्कि उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक होता है, ये याद रखिएगा। यानी 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट सही है। 1 नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूज तार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्यूज तार जो होता है वो लेड और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कम होता है। फ्यूज को युक्ति या विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज जूल का तापीय नियम या विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति को बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है। और 3 नंबर पॉइंट है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है, जो कि सही है। पहला पॉइंट सही है। और तीसरा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यह भी सही है। यानी पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पॉइंट गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट जानते हैं कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होता है उसी को ध्रुव कहते हैं और इसको पी से सूचित करते हैं, स्मॉल। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोले का केंद्र को ही उसका वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसको सी से सूचित करते हैं, कैपिटल। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं और यह मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पी पर अभिलंब होता है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको ही मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव पी तथा एफ के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा, जिसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने के बराबर होता है। देखिए प्रतिबिंब के माध्यम से समझते हैं। ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में क्या होता है कि देखिए ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र सी है। अगर यहाँ से हम किसी किरण को गुजारेंगे तो फिर इसी पर यह रिटर्न होगा, यहाँ से जा रहा है फिर इसी पर रिटर्न होगा, यानी इस पर एंगल 0 डिग्री के एंगल बनेगा। अगर हम सीधे इस पर गुजारते हैं तो फिर यहीं पर रिटर्न होकर आएगा, इधर से जाएगा फिर इधर ही आएगा, यानी 0 डिग्री के एंगल बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से यहाँ पर देखिए एरो यदि जा रहा है फिर इधर से रिटर्न यदि आ रहा है, यानी यहाँ पर कितना का एंगल बनेगा तो 0 डिग्री के एंगल बनेगा। जहाँ से जाएगा वो उसी पर फिर रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि वो लंबवत रहता है उस पर। 19वां प्रश्न है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होता है। तो देखिए क्लोर एल्कोली में क्या क्या बनता है, तो हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है और नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड बनता है, NOH बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है,
अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को अंतः स्नेहन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह को दिशा को उलट देता है? जल्द से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विभक्त जो वलय होता है इसका मुख्य कार्य वही होता है कि प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देना, यानी विभक्त वलय। थोड़ा सा विद्युत मोटर के बारे में जान लेते हैं। विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 3 पॉइंट है। एक धारावाही परिनालिका, इसका चित्र थोड़ा सा देख लेते हैं। ये धारावाही परिनालिका है और इसके बीच में एक रड है, और रड ये क्या है, क्या चीज़ का है? तो इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। इसमें मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है, जो कि सही है। एक धारावाही प्रणालिका में किस प्रकार का लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है, जो कि चुंबकित करने के लिए किया जाता है। वो चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। वह जो रड रहता है या छड़ रहता है वो चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। यह भी सही है, पहला और दूसरा पॉइंट सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, जो कि गलत है। इसमें केवल 1 और 2 नंबर पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए ये डिटेल से बताएगा। छड़ चुंबक के भांति कार्य करता है, पहल का सही है पॉइंट, सॉरी ये पहला पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है कि एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी सिरा जो होता है वह दक्षिणी ध्रुव के भांति कार्य करने लगता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर ध्रुव की प्रकृति भी बदल जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का काम करने लगेगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का काम करने लगेगा, अगर हम प्रवाहित धारा की दिशा अगर हम बदल देते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर, सीधा और समदूरस्थ तीनों हो सकता है। और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, जबकि बाहर की जो रहता है वह विपरीत दिशा में रहता है। अंदर का जो रहता है वह दक्षिण से निकल कर उत्तर की ओर जाता है, लेकिन जो बाहर का होता है उसका विपरीत दिशा में हो जाता है। उसके बाद चुंबक क्षेत्र का प्रबलता ध्रुव पर अधिक होता है। सबसे अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता होता है ध्रुव पर अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है वह सघन होता है। देख सकते हैं यहाँ पर सघन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और परिनालिका के भीतर नर्म और मृदु लोहे का कोर डाल देते हैं, जो कि चुंबक विद्युत चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। मैं आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अपघटन अपक्रिया को PQRS की पहचान करें। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण है, और इसको यहाँ पर PQR जो S है इसको संतुलित करना है, यानी इस समीकरण को संतुलित अगर हम कर देंगे तो PQRS का मान हमको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट साइड में आयरन की मान कितना है, यानी Fe का है तो 2 है, यानी यहाँ पर अगर हम P की जगह पर 2 रख देंगे तो यहाँ पर आयरन का मान 2 हो जाएगा, यानी P का मान है हमको 2 मालूम हो गया। तो यहाँ पर 2 रख दिए और देखिए Q की जगह पर 1 रखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 5 और फिर यहाँ पर 3 है, यानी 8, ऑक्सीजन 8। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 2 8, यानी यहाँ पर Q की जगह पर 1 होगा, R के जगह पर भी 1 होगा, S की जगह पर भी 1 होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही अंतरांकन को दर्शाता है। यहाँ पर ABCDE है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ए है जो कि ऊपरी अधिचर्म को दर्शाता है, बी जो है वह निचली बाह्य त्वचा को दर्शाता है, सी है जो कि यहाँ पर रक्षक कोशिका है, डी है जो कि वायु अवकाश है, और ई है जो कि हरित लवक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर
चित्र भी दिया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25वां प्रश्न के गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी के किस अक्षर से निरूपित करते हैं? जल्द से बताइए यहाँ पर। तो देखिए गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसको हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अगर और जी कैपिटल जी से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।